स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारत का परिचय, जिसमें सब कुछ पढ़ेंगे, जलवायु भी देखेंगे, मृदा, वर्षा, सब कुछ, भारत की कृषि वगैरह सब देख लेंगे। भारत का परिचय 1, 2, 3 करके वीडियो आएगा जिसमें सब कुछ समाहित रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये भारत का मैप आपको दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आप भारत की स्थिति जो है वो विश्व में देख लीजिए क्या है। ये देखिए, ये विश्व का मैप है जिसमें आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके 23.5 नॉर्थ में एक रेखा जाती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। कहां जाती है, 23.5 नॉर्थ में जाती है। एक नीचे रेखा जाती है इक्वेटर के 23.5 साउथ पे, 23.5 साउथ पे, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्लियर? तो विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गई। अब भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से ही जाती है कर्क रेखा, यानी ये जो रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरात से होते हुए इस तरह से जाती है ये। ठीक है, ये भारत की स्थिति हो गई। मतलब भारत का आधा हिस्सा कर्क रेखा के नीचे है, आधा हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर है। अब आपको पता है जो विषुवत रेखा है इसके 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक की जो पूरी ये स्थिति आपको दिख रही है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, यानी उष्णकटिबंधीय एरिया। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया मतलब विषुवत रेखा के 23.5 नॉर्थ और विषुवत रेखा के 23.5 साउथ। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर विषुवत रेखा है इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, जिसकी वजह से बारिश कैसी होगी, रेनफॉल कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, यानी वहां पे वनस्पतियां अच्छी हो गई। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत का जो दूसरा है 66.5 डिग्री, 23.5 के बाद 66.5 इधर नॉर्थ में और 66.5 इधर। इस रेखा को कहते हैं, जो इसके बीच स्थान है, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया। मतलब भारत का जो आधा हिस्सा हो गया सब ट्रॉपिकल में हो गया, निचला जो हिस्सा हो गया वो कैसा हो गया, ट्रॉपिकल एरिया में। क्लियर? ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, यानी उष्ण और उपोष्ण हो गया। तो भारत की जलवायु अगर आपसे पूछी जाए तो निचला हिस्सा जो है उष्णकटिबंध के अंतर्गत आएगा, ऊपरी हिस्सा कैसा आएगा, उपोष्णकटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आएगा। अब आपको यहां पे समझाते हैं। देखिए, भारत की जो स्थिति है ये वाली, ठीक है, ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा के निचले का जो हिस्सा है कैसे एरिया में आता है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है, उष्णकटिबंधीय, और ये सब ट्रॉपिकल में आता है। तो जनरल सी बात है, ट्रॉपिकल एरिया में जो आ रहा है वहां पे क्या है, टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, प्रेशर जो होगा लो होगा, रेनफॉल क्या होगी, कैसी होगी, रेनफॉल हाई होगी। लेकिन रेनफॉल और टेम्परेचर ही किसी वनस्पति या किसी फसल के विकास का कारण नहीं है, इसको बाद में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास औसत तापमान यहाँ का रहता है। ऊपर के तापमान को देखेंगे हम तो 22 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान रहता है। इसको 24 डिग्री तक आप कर सकते हैं, ये औसत तापमान। कहीं कहीं 21 से 23 आपको लिखा मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कर लीजिएगा। ये औसत तापमान है हमारे ऊपरी हिस्से का और ये औसत तापमान है निचले हिस्से का। अब देखिए, भारत का हम परिचय पूरा पढ़ रहे हैं, तो जलवायु कैसी हो गई, उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु हो गई। लेकिन आती है अगर संपूर्ण भारत की जलवायु क्या है, तब आपको बताना है कि ट्रॉपिकल जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत में, पूरे भारत में कैसी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन अगर दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांट के आता है, तब आपको बताना होगा कि कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा जो है वो सब ट्रॉपिकल में आता है, सब ट्रॉपिकल जलवायु क्लाइमेट पाई जाती है, और नीचे ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है। क्लियर? अब बात आती है फसल उगने की, मिट्टी की। देखिए, किसी भी फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी होती है उसमें 3 चीजें आती हैं। एक चीज होती है सॉयल, यानी मृदा कैसी है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण आती है वो आती है वहां पे टेम्परेचर कैसा है। मान लीजिए आपको गेहूं बोना है, बोने के लिए जो उसको चाहिए टेम्परेचर वो लगभग चाहिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यही नवंबर में गेहूं बोया जाएगा, तो 20 से 21 जैसे होगा बोना शुरू हो जाता है नवंबर के दूसरे सप्ताह से। अगर बात आती काटना कब है, तो थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, तब 22 से 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो टेम्परेचर मेन चीज हो गया। चौथी चीज है कि रेनफॉल कैसी हो रही है वहां पर।
मतलब वहां पे वर्षा कैसी है इस पे भी डिपेंड सब कुछ करता है। तो 3 चीजें हैं, एक हो गई सॉइल आपकी, दूसरा हो गया टेम्परेचर, तीसरा हो गया रेनफॉल। ये तीनों चीजें जहां पर बहुत अच्छी ढंग से तीनों चीजें मैच हो जाएंगी जिस फसल के लिए, वहां पे जो क्रॉप होगी वो क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी, मतलब सबसे अच्छी क्रॉप होगी, सबसे अच्छी फसल वहां पे उगाई जा सकती है। अब यहीं पे क्रॉप की बात आई है तो सबसे पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए। भारत में एक बोर्ड स्थापित किया गया जिसे कॉफी बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसका नाम है भारतीय कॉफी बोर्ड। मैं मिटा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, भारतीय कॉफी बोर्ड। क्या नाम है, भारतीय कॉफी बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई है 1942 में हुई है। कहां पे हुई है, बेंगलुरु में हुई है, कर्नाटक में। भारतीय कॉफी बोर्ड, देखिए इस जो पॉइंट अभी आपको बता रहे हैं इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1942 में। कहां पे हुई है, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पे हुई है, बेंगलुरु कर्नाटक में। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है भारतीय रबर बोर्ड। क्रम से चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम से। अगला आप भारतीय बोर्ड लिख लीजिएगा, मैं यहां रबर लिख दे रहा हूं केवल बस। तो क्या है, भारतीय रबर बोर्ड है। भारतीय रबर बोर्ड की जो स्थापना हुई है 1947 में हुई है। कब हुई है, 1947 में भारतीय रबर बोर्ड। कॉफी बोर्ड की कब हुई, 42 में बेंगलुरु में हुई। जो हमारा रबर बोर्ड है जिसको भारतीय रबर बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई वो 47 में हुई। कब हुई, 47 में। कहां पे हुई, कोट्टायम केरल में हुई। लिख दे रहे हैं यहां पे, किसमें, कहां हुई, कोट्टायम केरल में हुई। इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है और कोई रास्ता नहीं है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में हुई। कहां पे, बेंगलुरु में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, रबर उत्पादन केरल करता है, वहां पे रबर बोर्ड स्थापित कर दिया गया। नाम दिया गया भारतीय रबर बोर्ड। क्या नाम दिया गया, भारतीय रबर बोर्ड। कब स्थापना हुई, 1947 में। कहां पे, कोट्टायम केरल में। ठीक, इतना पॉइंट आप समझ गए, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको आप याद करिए। फिर हम आपको अगला पॉइंट बताते हैं। अगला जो स्थापना हुई है वो 1954 में हुई है। अगला जो स्थापना हुई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। कहां पे हुई है, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में हुई है। ठीक है, कहां पे हुई है, कोलकाता में। इसे क्या बोलते हैं, कोलकाता में क्या स्थापित किया गया देख लीजिए, तो भारतीय चाय बोर्ड। पूरा लिख लीजिएगा, भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1954 में। अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि कॉफी बोर्ड 42 बेंगलुरु में, उसके बाद हमने देखा कि रबर बोर्ड कोट्टायम में 1947 में, उसके बाद हमने देखा भारतीय चाय बोर्ड, आसाम मत लगा दीजिएगा, दार्जिलिंग भी है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चाय बोर्ड, भारतीय चाय बोर्ड नाम है पूरा, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए भारतीय चाय बोर्ड। उसकी स्थापना हुई है 1954 में। कहां पर हुई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। एक चीज याद रखिएगा, इस जो हम आपको क्रॉप का बोर्ड, प्रमुख फसल बोर्ड बताने लगे हैं, फसल की बात आई थी तो बताने लगे हैं, अभी आगे हम लोग अपने पॉइंट पर लौटेंगे। जो फसल बोर्ड स्थापित किए गए इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और बोर्ड की स्थापना हुई। उसके बाद जिस बोर्ड की स्थापना हुई वो हुई गुंटूर में। गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश में। कौन से बोर्ड की स्थापना हुई, भारतीय तंबाकू बोर्ड की। किस बोर्ड की हुई, भारतीय तंबाकू बोर्ड की हुई 1976 में। क्योंकि आपको इसकी जगह भी याद करनी है और सन भी याद करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था क्या, कॉफी बोर्ड की स्थापना बंगलौर में 1942 में हुई। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, कॉफी बोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे आपको बताया था रबर बोर्ड। कौन सा, रबर बोर्ड। कब बताया था, 47 में। कहां पे, कोट्टायम केरल में। उसके बाद हमने आपको बताया चाय बोर्ड। ये सब भारतीय चाय बोर्ड है, तो पूरा सामने आगे भारतीय लग जाएगा, इधर बोर्ड लग जाएगा। इसकी स्थापना 54 में हुई। उसके बाद हमने आपको बताया अगला तंबाकू, भारतीय तंबाकू बोर्ड। भारतीय तंबाकू बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो 76 में हुई है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। ये 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट को पहले आप याद कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, तो इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। अगला, राष्ट्रीय मत्स्य विकास केंद्र की स्थापना किसकी हुई है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। यहां पे लिख दे रहे हैं राष्ट्रीय, अब आ गया, भारतीय नहीं रहा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड।
इसकी स्थापना हुई है हैदराबाद में। इसमें तेलंगाना बटा नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा आप। कब हुई है? 2006 में। ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 2006 में। केवल बोर्ड बताएंगे, इसके बाद हम लोग अपने जलवायु और मिट्टी वर्षा सब पे आ जाएंगे। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में हुई है। कहां पर हुई है यह भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में हुई है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना हुई है कोलकाता में। किसकी? जूट बोर्ड की स्थापना। राष्ट्रीय लगा लीजिएगा आगे, अब राष्ट्रीय लग जाएगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना हुई है कहां पे? वेस्ट बंगाल में। कब हुई है? 2009 में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड आपको लिखना होगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, बोर्ड इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। कहां पे हुई है? तो वेस्ट बंगाल में हुई है, कोलकाता में हुई है। ठीक है। उसके बाद एक अंगूर प्रसंस्करण केंद्र खोला गया जो महत्वपूर्ण है। वो कहां खोला गया? महाराष्ट्र, पुणे में। कहां पे? पुणे में। इसका नाम क्या है? अंगूर, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण केंद्र। प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है। इसकी भी स्थापना 2009 में हो गई। कब स्थापना हो गई? 2009 में हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जूट बोर्ड हो गया। देखिए कोलकाता में क्या क्या हमने देख लिया। एक तो जूट बोर्ड देख लिया, एक तो जूट बोर्ड देखा। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा? चाय बोर्ड। तो जूट और चाय कोलकाता में ही हमने देख लिया है। अब हमने अंगूर प्रसंस्करण केंद्र देख लिया 2009 में। कहां पे? पुणे में। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री। यहां पे लिख देना है राष्ट्रीय, ये भी पश्चिम बंगाल में है, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र। कहां स्थापित किया गया? वेस्ट बंगाल में 2009 में। तो वेस्ट बंगाल में आपने देख लिया जूट हो गया, जूट। उसके बाद चाय हो गया, भारतीय चाय बोर्ड हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र हो गया। कहां पे? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इसके पहले हम लोगों ने देखा था अंगूर प्रसंस्करण केंद्र। कहां पे? पुणे में। कब? 2009 में। उसके पहले हमने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड देखा था, हैदराबाद में है, 2006 में स्थापना हुई। तो ये छोटे छोटे बातें हो गई जो बोर्ड से संबंधित है। बात हो रही थी यहाँ पे क्रॉप। अच्छा, क्रॉप की बात चल ही रही है तो और यहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग। यहां पे लिख दे रहे हैं राष्ट्रीय किसान आयोग का, राष्ट्रीय किसान आयोग। इसका जो गठन हुआ है 2004 में। देखिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। 2004 में। इसके पहले अध्यक्ष बने थे सोमपाल, और वर्तमान अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो वो है क्या नाम? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। तो ये राष्ट्रीय किसान बोर्ड, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 2006 में स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे उससे संबंधित, क्या कहते हैं, उर्वरक वगैरह संबंधित। अब आगे अपने पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये भारत आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह भारत आप देखिए, ये जो भारत आपको दिख रहा है, मैप दिख रहा है, यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस स्थिति को, यहाँ से लेकर एक मिट्टी चल रही है यहाँ तक। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, इस मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। क्या नाम है? लैटेराइट सॉयल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेराइट सॉयल। लैटेराइट। इसका विस्तार कहां कहां पे है सबसे पहले देख लीजिए। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, बाकी थोड़ा सा कर्नाटक में है, बाकी केरल में इसका पूरी तरह विस्तार है। तो इसका नाम है लैटेराइट सॉयल। विस्तार हो गया महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और केरल में। ये विस्तार आप याद कर लीजिएगा। यहां पे जो स्थिति है मैं बता रहा हूं, ट्रॉपिकल में है। ट्रॉपिकल में होने के कारण यहां वर्षा जो होती है, जो रेनफॉल होता है, वो कितना होता है? 200 सेंटीमीटर प्लस होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण जो लैटेराइट मिट्टी होती है, या देखिए वर्षा ज्यादा होगी तो जो ये लैटेराइट सॉयल है, इसके या तो न्यूट्रिएंट बह जाते हैं यानी वॉश आउट हो जाएंगे, या तो नीचे चले जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट रिच नहीं रह जाती है।
क्या नहीं रह जाती है, न्यूट्रिएंट रिच नहीं रह जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो ध्यान रखिएगा लोहा, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है, लोहा और एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन चीज नहीं पाई जाती, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीव पदार्थ की कमी पाई जाती है, जैव की पदार्थ की कमी पाई जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं इसमें चूना पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और चूने की इसमें कमी पाई जाती है, जबकि लोहा और एल्युमिनियम से ये रिच होती है। ये अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में 3.7% भूभाग पर फैली हुई है। पूरे भारत के 3.7% भूभाग पर फैली हुई है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में फैली हुई है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल में फैली हुई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पे खेती किस चीज की होती है ये भी देख लीजिए। चाय हो गई आपकी, यहां पे लिख दे रहे हैं, आप इसको पूरा एक जगह लिखिएगा। चाय हो गई, रबर हो गया, कहवा हो गया। तो चाय, रबर, कहवा, इन सब चीजों की खेती यहां पे की जाती है। ठीक है, किसकी, चाय हो गया, रबर हो गया, कहवा हो गई, इन सब चीजों की यहां पर खेती होती है। तो ये लैटेराइट सॉइल हो गई, हल्का लाल रंग की होती है, लेकिन सूखने के बाद इसमें पपड़ी पड़ जाती है, जिससे दरारें आ जाती हैं। थोड़ा सा जो लोहा है वो भी या तो वॉश आउट हो जाएगा या नीचे धस जाएगा, थोड़ा सा पीलापन ले लेती हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल हमने बताया है, लेकिन थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ विस्तार आसाम में भी है, थोड़ा सा मेघालय में, राजमहल पहाड़ियों में भी इसका थोड़ा सा विस्तार है, सतपुड़ा में भी थोड़ा सा विस्तार है। तो राजमहल पहाड़ी हो गई, सतपुड़ा हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा इसका विस्तार आपको मिलेगा। मेन है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उसमें भी कर्नाटक में बहुत कम है, महाराष्ट्र और केरल में सबसे अधिक है। तो ये मिट्टी लैटेराइट सॉइल आपको समझ में आ गई होगी। अगले मिट्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये चीजें हम लोग देख रहे थे, कौन सी, लैटेराइट सॉइल थी। कौन सी सॉइल थी ये, लैटेराइट सॉइल थी। अगले पॉइंट पे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले यहाँ पे एक मिट्टी हम इस तरह कुछ बना लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह एक मिट्टी बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, यहां से भी एक इस तरह बना लीजिएगा। और अब यहां देखिए, यहां पे जो आपको मिट्टी दिख रही है, देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं इस कलर में, ये वाला पोर्शन, ये एक अलग मिट्टी है, इसको अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरी मिट्टी आप देख लीजिए, ये वाली जो आपको हरे कलर में, हरा कलर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है इसलिए ब्लैक कर दे रहे हैं, नहीं ब्लैक नहीं, हरा ही कर दे रहे हैं, नीला कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो नीले कलर में आपको मिट्टी दिख रही है, ये नीले कलर, ये इसका विस्तार कुछ इस तरह होगा। ये नीला दिख रहा है लेकिन ये रेड सॉइल है। ठीक है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ बीच में, और ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी इधर उधर कहीं कहीं कुछ और पाई जाती है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं रेड सॉइल। क्या बोलते हैं, रेड सॉइल। लेकिन देखिएगा, रेड सॉइल और लैटेराइट जो आपको दिख रही थी, ये लैटेराइट दिख रही थी, इसके बीच में एक मिट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं रेड येलो सॉइल, जो कि थोड़ा सा राजस्थान के एरिया में भी पाई जाती है। लेकिन यहां पे पहले देख लीजिए, इसको बोलते हैं रेड येलो सॉइल। क्या बोलते हैं, लाल पीली मृदा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, लाल पीली मृदा के नाम से जानते हैं। जब यहां से थोड़ा सा हम इधर बढ़ते हैं पूरब की तरफ, तो जो यहां पे रेड येलो सॉइल जो पाई जाती है, यहां पे जो रेनफॉल होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितना, 150 से 200 सेंटीमीटर आसपास होती है। थोड़ा सा न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होता है क्योंकि वर्षा अच्छी हो रही है और दो मिट्टियों का मिलन स्थल है, तो ये इकोटोन एरिया है, इसलिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आगे बढ़ जाते हैं तो बारिश कितनी हो गई, 150-200। अगर खेती की बात करें तो सबसे अच्छी खेती इस एरिया में तंबाकू की जाती है। अब बात आती है रेड सॉइल की। अब आप यहां पे 200 सेंटीमीटर, यहां 150, तो यहां पे जो बारिश होती है वो होती है 150 से 150 सेंटीमीटर। कितना, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
इसको बोलते हैं रेड सॉइल। क्या बोलते हैं? रेड सॉइल। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मृदा है, भारत की सबसे बड़ी जो मृदा क्षेत्र है वो है जलोढ़ मृदा, एलोवियल सॉइल का। इसका जो क्षेत्रफल है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। 6.1 लाख यानी 18.6% भूभाग पर ये लाल मिट्टी फैली हुई है। तो लाल मिट्टी कहां हो गई? ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहां पे पूरे लाल मिट्टी हो गई। थोड़ा सा ये विच्छालित मृदा होती है, अगर आप कहेंगे थोड़ा सा निच्छालित होती है। तो इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उधर आप आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान लेते हुए इस एरिया में फैली हुई होती है। तो कहां कहां फैल गई? देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल हिस्सा है वो, इधर थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान लेते हुए ये लाल मिट्टी फैली हुई है। हालांकि ये थोड़ा सा मोटा बना, इसको अगर हम पतला कर दें तो सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह ये रेड सॉइल हो गई। रेड सॉइल की खासियत होती है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंड लार्जेस्ट मृदा है इसमें लोहा और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? लोहा और चूना पर्याप्त मात्रा में। लाल मृदा में लोहा और चूना जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी तरह कमी देखने को मिलती है। ये अच्छा, यहां पे बोया क्या जाता है? तो तंबाकू बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, तीसी बोई जाती है, दलहन बोई जाती है। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे दलहन, तीसी, तंबाकू, ठीक है, ये सब चीजें यहां पे उगाई जाती हैं। अब देखिए बात आ रही है, मिटा तो सकते नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह डिलीट करते हैं ताकि मिट्टी बनी रहे, अब ये गड़बड़ ना हो, क्योंकि आपको समझने में फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमने रेड सॉइल पढ़ ली और यहां पे पढ़ लिया कि रेनफॉल कितना होता है, 100-150, ठीक है। ये रेड सॉइल हो गई। फिर से एक बार देख लेंगे अभी जल्दी जल्दी फटाफट, फिर से लास्ट में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई चीज बचेगी नहीं, ठीक है। तो ये सॉइल आप देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए आप, ये देखिए बीच में जो आपको ये दिख रहा है, ये क्षेत्र है काली मृदा का। क्या नाम है इसका? काली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। यहां पर जो वर्षा होती है मात्र 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। कितना? 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहां पे वर्षा होती है। ये जो काली मृदा है इसको रेगुर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? एक शब्द है रेगुर कहते हैं। रेगुर के अलावा इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर भी कहते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। और बहुत सारे इसके स्थायी नेम भी है, स्थानीय नेम है। एक चीज ध्यान रखना, स्थानीय नेम के साथ साथ बाद में बताएंगे उसको। ये जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। हालांकि वहां वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर ही हो रही है। इसे कपासी मृदा कहते हैं। अगर आप काली मृदा को ध्यान में देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए, यहां भी तमिलनाडु में भी कहीं कहीं छोटा छोटे जगहों पे ये पाई जाती है। बाकी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है पूरा, उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान एरिया आ जाता है। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश आ रहा है कि नहीं? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना आप कह सकते हैं। ये एमपी है ही है। ये राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, इधर गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा, एमपी है ही है, इधर महाराष्ट्र का हिस्सा, इधर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ बढ़ते हुए, झारखंड बढ़ते हुए, थोड़ा थोड़ा लेते हुए, बहुत ज्यादा झारखंड वगैरह में नहीं है। लेकिन कर्नाटक में थोड़ा बहुत विस्तार इसका कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक हो गया, कहीं कहीं इसका विस्तार थोड़ा सा यूपी में भी घुस जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल हो गई उसका जो विस्तार हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कह सकते हैं आप, तमिलनाडु में थोड़ा सा, यूपी में थोड़ा सा, ये इसका पूरा विस्तार है। लोहा, लोहा काली मृदा में क्या क्या? लोहा, एल्युमिनियम, चूना, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चूना हो गया, पोटाश हो गया, इन सब की क्या होती है? लाइट चली गई थी। तो लोहा, एल्युमिनियम, चूना और पोटाश की प्रचुरता पाई जाती है काली मृदा में।
प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, प्रचुरता पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जा रही है। ठीक है, तो काली मृदा का जो वर्षा लेवल हो गया 50 से 100 सेंटीमीटर हो गया। प्रचुरता किसकी किसकी है? लोहे की है, एल्युमिनियम है, चूना है, पोटाश है, इन सब की प्रचुरता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की क्या हो गई है? कमी पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है, सबसे ज्यादा कपास, सोयाबीन, तिलहन कह सकते हैं, तूर कह सकते हैं, ये सब यहां पे उगाया जाता है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिलीट हो जाएगा तो ये काली मृदा को यहां से हम थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर ये हो गई काली मिट्टी, आपको बीच में दिख रही है। तो काली मृदा का वर्षा भी आप सब चीजें देख चुके हैं काली वर्षा के बारे में, काली मृदा के बारे में, ब्लैक सॉइल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा आगे हट के। इसके बाद जो मृदा आपको देखनी है, उस मृदा का जो नाम है वो नाम है, एक मिनट पेन ले लें, मृदा का नाम है एलुवियल सॉइल। देखेंगे हम उसका जो हिस्सा है एलुवियल सॉइल का, अगर थोड़ा सा ये ऐसे कर दें, ये ऐसा कर दें, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई, लगभग 15 लाख। अच्छा, ये जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल देखिए अभी बना देंगे रेड लेके, तो यहां भी थोड़ा सा रेड पाई जाती है। ये देखिए यहां पर थोड़ा यहाँ पे भी रेड सॉइल। ठीक है, तो हम नीला लिए थे, नीला ले लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो ये जो आपको मृदा दिख रही है ये वाली, यहां से लेकर पंजाब से आप कह सकते हैं आसाम तक, ये पूरा एरिया, इधर गुजरात को लेते हुए ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? हमारी एलोवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या नाम है? जलोढ़, यानी एलोवियल सॉइल। ये एक ऐसी मृदा है जहां पर आप कुछ भी डाल देंगे वो उगा के दे देगी आपको। सबसे उपजाऊ मृदा अगर कोई आपसे पूछे तो आप जलोढ़ बिना सोचे बता दीजिए। यहां पे जो वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर इस एरिया में वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी जो नई, देखिए ये जो जलोढ़ मृदा है ये नदियों के बहाव द्वारा बनाई गई, वहां से लाई गई मिट्टियों द्वारा बनाई गई है। जो नदियों के बहाव से मिट्टी प्रभावित होती है उसको खादर कहते हैं, जो प्रभावित नहीं होती नीचे होती है उसको बांगर बोलते हैं। तो खादर बांगर इसी का प्रकार है, ध्यान रखिएगा। जो जलोढ़ मृदा है वो नदियों के द्वारा बनाई गई है, नदियों से बनाई गई है। ये भारत के लगभग 42.6% भूभाग पर फैली हुई है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितनी दूरी में? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग पूरी तरह फैली हुई है। पोटास और चूने की यहां पे प्रचुरता पाई जा रही है, पोटास और चूना की प्रचुरता है, जबकि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, क्योंकि हर साल नई मिट्टी आ जाती है, बहके आ जाती है, खादर आ जाती है, तो वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है? जैविक पदार्थों की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन पोटास और चूना की प्रचुरता है। इसीलिए यही सब कमियां तो हैं जिसके लिए हम लोग यूरिया हो गया, डाइअमोनियम फास्फेट या डीएपी खाद हो गई, तमाम तरह की खाद, एनपीके हो गया, सब चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं। यहीं पे खाद की बात आई है तो ध्यान रखिएगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 46%, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? फास्फोरस, चूना और की प्रचुरता हो गई, जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी हो गई। अगर आप खेती की बात करें तो गेहूं, चावल जो भी मन करे आप बो दीजिएगा, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगले मृदा की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये मिटाते हैं, अभी आपको सब एक बार फिर से समराइज कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, ये जो आपको मृदा दिख रही थी, एक सेकेंड, ये जो आपको मृदा दिख रही है, अच्छा ये गुजरात का जो हिस्सा है इसके निचले भाग में आप देख रहे हैं कि एलुवियल सॉइल आई है, लेकिन ऊपरी भाग में काली मृदा है, ये वाली काली मृदा। तो यहां पे काला इसको कर लीजिएगा। ये जो मृदा आपको दिख रही है इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? मरुस्थलीय मृदा के नाम से बोलते हैं इसको। किस नाम से? मरुस्थलीय मृदा। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में यह फैला हुआ है।
1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। यहां पर नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की बेतहाशा कमी है, पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, प्रचुरता चूने की थोड़ा बहुत ज्यादा है, जिप्सम वगैरह यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, इनको भूमि सुधार की जरूरत भी पड़ती है। तो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की यहाँ कमी पाई जाती है। मोटे अनाज यहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, बाजरा के साथ आप कह सकते हैं मक्का हो गया या ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो भी मोटे अनाज है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 से 50। ऊपर जो आपको मृदा सबसे ऊपर दिख रही है, एकदम सबसे ऊपर आपको दिख रही है मृदा, इस मृदा का नाम है, देखिए यहां पे ये हिस्सा, यहां पे पूरा जम्मू कश्मीर वगैरह लेते हुए, लद्दाख वगैरह लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से तक, यानी आप कह सकते हो यहां से पूरा ये हिस्सा जो हमारा नहीं है उसको हम छोड़ के इस हिस्से में जो मृदा पाई जाती है उसको पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। पर्वतीय मृदा में सबसे कम वर्षा होती है बिलो 25, आप कह सकते हैं बिलो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? बिलो 25। यहां पर फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यहां पर जो उगाया जाता है वो सेब उगाया जा सकता है, अनानास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तमाम चीजें, तमाम फल देख लीजिएगा, अनानास हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब उगाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं। अब आपको एक और चीज इसमें समझाते हैं। देखिए ये बन गई मृदा आपकी पूरी, ठीक है, क्लियर है, बनी हुई आपको दिख रही है। तो यहां पे अब आपको समझा देते हैं, फिर से फटाफट देख लीजिए, फिर उसके बाद ये पोर्शन समाप्त होता है, फिर अगले पोर्शन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये मिटा दीजिए, ठीक है। अब बात आती है मृदा की। चलिए फटाफट देखिए, अब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात किए थे लैटेराइट सॉइल की। लैटेराइट सॉइल में वर्षा कितनी हो रही थी? हमने बताया था आपको, लैटेराइट में 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा हो रही थी। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? रेड एलो सॉइल, जहां पे 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी ना, रेड एलो में। उसके बाद रेड सॉइल आपने देखा था कितना वर्षा हो रही थी यहाँ पे? 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में जो वर्षा हो रही थी 50 से 100 सेंटीमीटर हो रही थी। उसके बाद हमने यहां पे देखा था 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। कौन सी है? ये एलुवियल सॉइल। उसके बाद इधर हमने मरुस्थली देखा था, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। उसके बाद हमने ये पर्वतीय देखा था, बिलो 25 वर्षा हो रही थी, 25 सेंटीमीटर से कम। अगर आप थोड़ा सा इस तरह देखेंगे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ, केवल ब्लैक सॉइल को हम क्या करें? अवॉइड कर दें, तो वर्षा की जो मात्रा है कुछ इस तरह कम होती जाती है। मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा क्या हो रही है? कम हो रही है, हो रही है ना। यहां पे देखिए 200 है, थोड़ा सा अगर आप देखें, थोड़ा सा इस तरह देखें ऐसे, तो 200 हो रही है, फिर 150 हो रही है, फिर यहाँ पे 100 हो जा रही है, फिर इसको अवॉइड करके यहाँ पे देख लें तो 150 200 यहाँ भी हो रही है, मतलब इसके बराबर हो रही है। फिर यहाँ पे देख लेंगे तो बिलो हो रही है। तो दक्षिण भारत से इधर की वर्षा कम हो रही है। अगर यही चीज हम इधर देखें तो यहाँ पे एलुवियल है, फिर रेड सॉइल है, फिर ब्लैक है, फिर उसके बाद आपके मरुस्थली मृदा आती है। अगर थोड़ा सा इस तरह से हम एरो लगा के देखने की कोशिश करें तो पूरब से पश्चिम आने में वर्षा क्या हो रही? कम हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश को अगर आप अलग से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम भाग में ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन भारत की वर्षा जो है पूर्व भाग से कम होती हुई पश्चिम की तरफ आ रही है। यह चीज आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग कृषि देख रहे थे। कृषि में एक चीज आपको बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्रिबको। क्रिबको आपने शायद इसका नाम सुना हो। क्रिबको को बोलते क्या है? फुल फॉर्म आप जान लीजिए, कृषभ भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। कृषभ भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में कृषभ भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना कहां हुई थी? गौतम बुद्ध नगर में 1980 में। कहां पे? गौतम बुद्ध नगर 1980 में हुई थी। मुख्यतः यूरिया के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
यूरिया के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत में अगर हम बात करें इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं मुख्यतः? तो 4 क्षेत्र हैं मुख्यतः। कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला जो क्षेत्र आप बताएंगे वो बताएंगे हाजीरा गुजरात, जो कि सबसे बड़ा एकल संयंत्र है यूरिया का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अगर बताना है तो वाराणसी यूपी। उसके बाद तीसरा शाहजहांपुर यूपी। ये नवीनतम है, इसको आप यहां पे कर लीजिएगा नवीनतम। क्या है? नवीनतम है, तो इसको याद रख कर लीजिएगा। अगला जो आपका है वह है लांजा महाराष्ट्र में। कौन सा है? लांजा महाराष्ट्र। क्या हो गया? लांजा महाराष्ट्र। तो क्रिभको यानी कृषभ भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। 1980 में गौतम बुद्ध नगर में इसका मुख्यालय है। इसके 4 ब्रांचेस हैं। यूरिया के लिए जाना जाता है, यूरिया के कारण इसकी स्थापना की गई थी। नवीनतम संयंत्र आपका क्या है? शाहजहांपुर है। तो लांज महाराष्ट्र, वाराणसी, शाहजहांपुर, हाजीरा गुजरात में इसकी स्थापना हुई है। और कुछ अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे यूरिया है, इसका तो NH2 जानते ही होंगे क्या है, फार्मूला है NH2। ठीक है, तो इसकी कुछ खासियत अब आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, वैसे बाद में इसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय जो है उर्वरक से बहुत प्रश्न आता है। एक है N, एक है P, एक है K। नाइट्रोजन यन का क्या काम है देख लेते हैं। ठीक है, यन का जो काम है मुख्यतः वो पौधों में हमारे वृद्धि का काम करता है, इसीलिए यूरिया में 46% पाया जाता है। क्या काम है? वृद्धि करना। मेन काम क्या है? वृद्धि करना और प्रोटीन रिच बनाना। क्या करना? प्रोटीन रिच बनाना पौधे को, ये काम है एन नाइट्रोजन का। ठीक, उसके बाद बात आती है पी की, फास्फोरस या पोटास की बात आती है। पोटास का काम क्या है? शीघ्र फल पकाने में काम करता है। मेन काम है क्या? शीघ्र फल पकाना इसका मेन काम है। क्या काम है? मेन काम शीघ्र फल पकाना। जड़ों का विकास करना, पौधों को ऊर्जा देना इसका मेन काम है। पौधों को ऊर्जा देना, और क्या कह सकते हैं आप? जड़ों का विकास। के का काम क्या है? मेनली के का काम क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, कोई पौधा है, कोई फल जो हमको मिलता है, उससे जो हमको जैसा फल मिलता है, किस गुणवत्ता का है, वो यहीं से निर्धारित होता है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? उच्च गुणवत्ता देने वाला पदार्थ, उच्च गुणवत्ता। ठीक है, तो एन का काम क्या हो गया? वृद्धि करना हो गया। प्रोटीन रिच बनाने का काम हो गया। उसके बाद पी का काम क्या हो गया? बाद में इसकी चर्चा हालांकि हम डिटेल में करेंगे, तो शीघ्र फल पकने के काम आ जाता है। उसके बाद के का काम हो गया उच्च गुणवत्ता वाला चीजें हमको प्रदान करना, ताकि फल जो है वो अच्छे से रहे, अच्छा फल मिले, स्वस्थ रहे फल। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चीज अभी हम लोग बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीज की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, इन सब चीजों की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, आगे मिलते हैं कल। धन्यवाद, बाय बाय।